गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखाई हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन टर्म। ठीक है, तो हम लोग एन टर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं कि एन टर्म पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स में एपी के देख रहे थे हम लोग, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैसा क्वेश्चन करेंगे भाई? तो nth टर्म पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग पीछे वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? एन टर्म निकालने का तरीका देखा था। पहले तो हमने एपी चेक करने का तरीका देखा कि हाउ टू से इट इज़ इन एपी, कैसे हम कह सकते हैं कि एपी में है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर वो एपी में है, ठीक है, तो एन टर्म उसका फाइंड करेंगे। एन टर्म ने फाइंड करने का तरीका बताया था कि एन का क्या फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने देखा था टी एन इज इक्वल टू एक फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन मतलब कि nth टर्म, मतलब कौन सा टर्म आपको निकालना है। जो भी टर्म आपको निकालना है 20, 25, 50, 100, जो भी टर्म आपको निकालना है, तो आप एन की जगह पे 100 रख देंगे, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए क्या है आपका? देखिए ए यहाँ पे क्या था? फर्स्ट टर्म। ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हम बताए थे कि दो टर्म जो दिए हुए हैं, दो टर्म के बीच का क्या डिफरेंस है, या जितने भी एपी में टर्म दिए हुए हैं उन टर्म के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म हो गया। कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है? 10, 100, 20, 2000, जो भी टर्म फाइंड करना है वो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। ओके, योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड। इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, बोलता है कि एक प्रोग्रेशन का, कोई भी प्रोग्रेशन है कि यहाँ पे आप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस का जो nth टर्म दिया हुआ उसका लिखा हुआ 4n माइनस 10। ठीक है, 4n माइनस 10 n टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ? 4n माइनस 10 दिया हुआ है। सो दैट इट इज इन एपी। उसको चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट इट इज इन एपी। उसके बाद क्या दिया हुआ? सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड इट फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो गया? n इज इक्वल टू 1 लेंगे। एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। एंड थर्ड आपको फाइंड करना है 16th टर्म। तो टी एन इज गिवन। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन शुरू करें। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ भाई? तो टी एन दिया हुआ है। टी एन इज इक्वल टू 4n माइनस 10। टी एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4n माइनस 10। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, टी वन निकाल लेते हैं। तो टी वन इज इक्वल टू, तो एन की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? 1 रखेंगे, माइनस 10, यानी कि 4 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। पहला हो गया आपका क्या? -6 हो गया। T2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? T2 4, n की जगह पे क्या रखेंगे? फिर से 2 रखेंगे, 2 माइनस 10। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 10, यानी कि T2 इज इक्वल टू हो गया -2। अब T3 फाइंड करते हैं यहाँ पे। व्हेन यू विल फाइंड T3, तो n की जगह पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको करो, 4 इंटू 3 माइनस 10, 4 3 जा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। वी हैव टू फाइंड व्हाट? 16th टर्म। 16th टर्म आपको फाइंड करना है, जहाँ पे T16 भी आप रख लो। तो T16 आपका एक आंसर तो निकल जाएगा ना यहाँ पे। 4 इंटू 16 माइनस 10, तो 4 16 जा 64 माइनस 10, इट बिकम 50। आपका T16th टर्म जो हो गया कितना हो गया? 54 हो गया। अब इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। क्या करना है? इसको चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो पहले जो टर्म आया, प्रोग्रेशन जो आया वो लिख लो। प्रोग्रेशन में क्या आया देखो जरा, इधर लिख लिया साइड में प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या आया? -6। सेकेंड टर्म क्या आया? -2। थर्ड टर्म आपका क्या है? देखो -2। थर्ड टर्म क्या आपका? 2 है, 2 लिख देंगे, डैश डैश डैश। 16 टर्म आपका कितना आया? 54 है। कौन सा टर्म आया है? 16 टर्म आया। अब इसमें क्या करना है? A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया। तब AP फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 को A1 से सब्ट्रैक्ट करो, नहीं कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड टर्म को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करो। अगर दोनों बराबर आता है तो ये AP में होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं।
है ना। अगर इक्वल आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे, और एपी में अगर आ गया तो जो डिफरेंस निकला उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी। अब देखो A2 का वैल्यू कितना है, -2, -2। A1 का वैल्यू कितना है, -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। इधर से किए तो 4 आ गया। एंड इसको चेक करते हैं, ये क्या आएगा, एंड करके लिखो आप, इक्वल आएगा तो इक्वल कर देंगे, है ना। एंड A3 का वैल्यू कितना है, 2, और A2 का वैल्यू कितना है, माइनस लिखेंगे, और A2 का वैल्यू है -2। देखो इधर A3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस दिया, और A2 का वैल्यू कितना -2, तो हमने -2 लिख दिया। क्या आएगा देखो जरा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, ऐसे करो, एंड 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी क्या आने वाला है, 2 + 2 4। यानी कि देखो यहाँ पे D1, ये मान लो आपका D1 है, और ये आपका क्या है, D2 है, यानी कि D1 = D2 = 4, और इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि आपका जो भी आंसर चाहिए था आपको मिल गया। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म, तो AP जो प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -6, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -6, पहला का आंसर हो गया। AP में है, यहाँ पे लिख दीजिए, आप नीचे में लिख दीजिए, इट इज इन AP, हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट टर्म हो गया 6 आपका। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, सब में निकल, देखो 4 का डिफरेंस निकल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 4, कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो गया। और 16 टर्म कितना है, T16 इज इक्वल टू 54, ये आ गया, इट इज़ योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने ही मिलेंगे आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द इजी मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत, देखिए इसको चेक कीजिए और लिखिए फटाफट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। सबको हो गया, लिख लिए सबको, इरेज कर दी इसको, ओके इरेज करते हैं फिर, चलिए ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड, विच टर्म ऑफ AP, इट इज गिवन, इट इज इन AP, ये दिया हुआ है कि AP में है ये, ठीक है। इसका कौन सा टर्म बोलता है, कौन सा AP दिया हुआ है, क्या AP में क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ है 21 18 15 डैश 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 इज -81, बोलता है कि AP का ये कौन सा टर्म होगा, ठीक है, AP का कौन सा टर्म होगा जो कितना होगा, 81 होगा, 81 के बराबर कौन सा टर्म होगा AP का, ये आपको फाइंड करना है। AP का कौन सा टर्म होगा जो 81 होगा, AP इज गिवन 21 18 15, डिक्रीज कर रहा है ना AP, देखो। अब क्या करेंगे हम, AP तो आपका दिया हुआ है, तो पहले आप निकालो फर्स्ट टर्म क्या होता है, सोल्यूशन करना शुरू करेंगे हम। तो सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करने का एक सबसे फंडामेंटल रूल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन, जो दिया हुआ उसको क्या करना, आपको लिखना है। तो AP में सबसे पहला टर्म दिया हुआ A इज गिवन 21, A21 दिया हुआ है, आपको D फाइंड करना है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है भाई, D इज इक्वल टू ये A1 हो गया A2 हो गया, ठीक है। बार बार हम लिख के नहीं बताते रहेंगे कौन A1 हुआ कौन A2 हुआ, आपको अंडरस्टूड करना है। A1 ये हो गया, A2 A3 डैश डैश AN हो जाएगा, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये AN हो गया, कौन सा टर्म हो गया AN, आपको N का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - A1, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में लिख करके बता देंगे, फिर उसके बाद वाले में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो D का वैल्यू क्या होगा, A2 - A1, A2 इज 18 एंड A1 इज, माइनस तो माइनस होगा, A1 का वैल्यू कितना है 21 है, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, है ना। 18 के बाद 3 आता है ना, 18 19 20 21, 3 आएगा। D का वैल्यू कितना आ गया -3, D इज -3। नाउ यू हैव टू गिवन एंड अदर थिंग्स गिवन, AN और U में से TN इज -81, TN इज गिवन -81, TN आपका कितना दिया हुआ है, AN भी कहते हैं उसको, TN भी कहते हैं, या फिर आप उसको L भी कह सकते हैं, L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। तब देखो TN का क्या फार्मूला होता है, TN इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, A + N - 1 इंटू D। TN इज फार्मूला क्या होता है बताया था मैंने आपको याद भी होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। TN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। नाउ TN इज गिवन -81 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना भाई, देखो 21 प्लस N का वैल्यू कितना है, नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड N - 1 एंड D इज -3। आप यहाँ पे चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, N आपको फाइंड करना है,
है ना, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 81 तो यहाँ पे आ गया -81, सॉरी -81। अब क्या होगा, इज इक्वल टू ये 21 जो तुम्हारा है वो प्लस में है, तो +21 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -21 +21, जब इस तरफ आएगा तो -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इसको करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 और -81 कितना हो जाएगा, -102 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, n-1 इंटू, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज टर्म नेवर बी नेगेटिव, n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, n नेवर बी इन फ्रैक्शन। दो चीज़ें ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव आएगा, -1 टर्म -2 टर्म कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा, n का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना दो चीज़ों को कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। और दूसरा क्या है कि n का वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n का वैल्यू नेवर बी, द वैल्यू ऑफ n नेवर बी इन फ्रैक्शन और नेवर नेगेटिव, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर फ्रैक्शन आ रहा है नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, गलती हो गई आपसे। अब इसका चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखेंगे आगे। अब क्या होगा भाई, तो -102 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है ना -3, तो -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, इसको कट करो, कितने बार कटेगा, 3 3 जाना है और 3 4 जा 12, 34 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर लेके आके आ जाओ आप, तो 34 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35। तो क्या लिख सकते हैं, द 35th टर्म -81 इज 35th टर्म ऑफ AP, है ना। AP का कौन सा टर्म है, -81 जो है AP का कौन सा टर्म है, 35th टर्म है, ठीक है। नहीं कि 35वां टर्म है -81 किसका, AP का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको सॉल्व कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलने वाले हैं बुक में। RS सवाल देख लो तो RS सवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। NCERT में तो बहुत कम सोल्यूशंस मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकती है। अगर ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो NCERT के क्वेश्चन ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, ठीक है, बहुत तो शुरुआत है इसका, ठीक है, तो स्टार्टिंग है इसका, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, सब बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं। तो लिख लिए, इसको इरेज कर दे, समझ में आया सबको, ओके इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये दिया हुआ आपका, बोलता है कि पीछे से, एंड से, अब क्या करना है इसको, 6th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो एंड के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, इंड के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, या फिर 2-3 तरीके अपने मन से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इंड के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 6th टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से 6th टर्म के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तो 6th टर्म के लिए फार्मूला होता है इंड से, पीछे से, तो पीछे से फार्मूला लगाएंगे तो पीछे से उल्टा ले लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, AP में जब इसको करोगे तो फ्रॉम इंड इसको अरेंज कर दो, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो फ्रॉम इंड से इसको आप लिख दो, ऐसे करो, फिर फ्रॉम इंड कर दो, इंड से लिखना शुरू करो तो क्या हो जाएगा, देखो -40 डैश 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 11 14 17, कुछ ऐसा आने वाला है, ये आएगा ना। अब देखो यहाँ पे D का जो वैल्यू फाइंड करोगे, किसका वैल्यू फाइंड करोगे, D का जो वैल्यू फाइंड करोगे, तो किसी भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। ये इसका देखो ऐसे डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से, मान लो यहाँ पे ये A1 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40, क्या हो जाएगा, A का वैल्यू -40 हो जाएगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, A का वैल्यू यहाँ से निकाला, इंड से निकाला ना, टर्म को क्या कर दिया मैंने, इंड से इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया, इंड हो गया फर्स्ट टर्म, ये सारा उधर, ऐसे देखो इधर की इधर, उसका उधर, ऐसे पलट दिया इसको सीधा, तो ऐसे चला गया -40 हो गया। N का वैल्यू, इंड से कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, 6th टर्म फाइंड करना है। अब इसमें क्या हुआ, 6th टर्म जो फाइंड करना है, अब देखो इसका हम D निकालेंगे, तो D कैसे निकालेंगे, ये और ये टर्म का डिफरेंस करेंगे, तो D कैसे निकलेगा भाई, इधर मान लो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या AN-1 AN-2, या फिर ऐसे कर सकते हो AN-3 AN-2 नहीं AN-2 AN-1 और AN, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हम D फाइंड करने का क्या फार्मूला लगाते हैं,
सेम ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म ये मान लो यहाँ से इधर नहीं है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक केस में डी का वैल्यू सेम आएगा। टेंशन नहीं लेना बिकॉज इट इज इन एपी। लेकिन बस ध्यान देना है कि पैटर्न गड़बड़ा नहीं, पैटर्न गड़बड़ा जाएगा तो जो आपका डी का वैल्यू आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। तो पैटर्न में घटाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटाना है। नेक्स्ट वाला टर्म को नहीं, 14, उसकी जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दो, तो 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके पहले वाले टर्म में 17, उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे से आप फाइंड कर सकते हो। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो A2 माइनस A1, मतलब कि 14 माइनस 11, यानी क्या हो जाएगा आपका 3। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। सही है। अब फाइंड करना 6 टर्म, तो T6, Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -40, ए इज -40 तो -40 लिख दिया, प्लस n का वैल्यू है 6 माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू है 3। तो T6 इज इक्वल टू हो गया -40 और प्लस 6 से अगर 1 गया तो क्या बचेगा 5 इंटू 3 -40 प्लस 5 3 जा 50। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा देखो, T6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, T6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T6 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर -25। तो लिखेंगे हैंस सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू -25। इट इज योर आंसर। यानी कि 6 टर्म अगर हम देखेंगे पीछे से तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -25 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, या फिर आप चाहें तो इसमें एक फार्मूला और भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे वैसे ही रहने देंगे। इसमें ए एन इज इक्वल टू फार्मूला लगता है, एन इज इक्वल टू फार्मूला लगता है टी एन लास्ट वाला टर्म है ना, टी एन लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी। ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ हम माइनस कर देंगे, एन का वैल्यू 6 हो जाएगा, डी है। तो ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, टी एन फ्रॉम द इंड, टी एन फॉर इंड। अगर इंड से हम टी एन फाइंड कर रहे हैं, इंड से हम ए एन फाइंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ कर देंगे, माइनस यूज़ कर देंगे, बस उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप वैसे फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे एपी दिया हो वैसे ही रहने देंगे, बस सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस होता है फार्मूला में ना, क्या होता है देखो, तो प्लस होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंड से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लेंगे, ए की जगह पे क्या लेने वाले हम, टी एन लेने वाले, लास्ट टर्म लेने वाले। लास्ट टर्म में आप टी एन मत लिखो, एल लिख दो, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एल लिख दो, एल मतलब लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ है वो ले लेंगे यहाँ पे, और -a-1 इंटू डी कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे फार्मूले में क्या डिफरेंस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम लास्ट से चल रहे थे, चूंकि हम कहाँ से चल रहे थे, लास्ट टर्म से चल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या ले लेंगे, लास्ट टर्म ले लेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना, उस फार्मूले भी यूज़ करके बना सकते हैं। कहेंगे लोग फार्मूला यूज़ करके बनाएंगे तो वो भी सही है, और ऐसे बनाएंगे तो भी ये सही है। दोनों तरीके से ये बनाने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, इरेज करें इसको, चलिए लिख लिए सब। ओके ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोलता है कि कौन सा इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो जीरो मान लो, जिस टर्म पे इसका जीरो आ जाए, जिस टर्म मान लो 15वां टर्म जीरो आ जाए, 15th टर्म अगर जीरो आ जाए तो 16 टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 10 टर्म अगर जीरो आ जाए तो 11 टर्म क्या हो जाएगा, उसका माइनस में आ जाएगा। मतलब जहाँ पे वो जीरो आएगा जस्ट उसके एक इमीडिएट जस्ट उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें बुक में एग्जाम्पल्स में या फिर और सोल्यूशन सब देखेंगे आप, तो इसके अलग अलग तरीके दिए होते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन हम एक अलग तरीका यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ द वेरी ईजीएस्ट मेथड, ईजी मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा मेथड होता है भाई। तो हम यहाँ पे टी एन का वैल्यू क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ब्लू पेन से दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, चेक कर ले, एक मिनट, दिख रहा है लेकिन लाइट थोड़ा दिख रहा है, चलिए ब्लैक ही से लिख देते हैं। ब्लू इंक कहाँ गया। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग कि नेगेटिव टर्म इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो जब नेगेटिव टर्म फाइंड करना है तो उससे हम पहले क्या फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड कर लेंगे। अगर जो टर्म जीरो आ जाए,
मान लो जो भी टर्म आपका जीरो आ जाए, ठीक है, 10, 15, 20 जो भी जीरो आ जाए, जैसे उसके एक टर्म अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में टी एन का वैल्यू जीरो मान लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जीरो। जीरो जहाँ पर भी आ जाए, फ्रैक्शन में भी आएगा तो कोई बात नहीं, उससे एक आगे बढ़ जाएंगे। मान लो फ्रैक्शन 3.5 पे आ गया आपका जीरो, तो 3.5 पे अगर जीरो आ गया तो 6 टर्म पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अगर 3.5 टर्म पे अगर वो जीरो आ जाता, या 15.5 टर्म, 15.9 टर्म पे अगर वो जीरो आ जाता है तो 16 टर्म पे ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि टी एन पे हम उसको जीरो कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधा नेगेटिव अगर फाइंड करना तो आप सीधा क्या कर लो, उसको जीरो कर लो। अब देखो टी एन इज इक्वल टू जीरो हो गया, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 121। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 121। अब डी आपको फाइंड करना है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, A2, ये A1 हो गया और ये हो गया A2, तो A2 माइनस A1, ये हो गया A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कर लो, क्या आ जाएगा देखो जरा, D इज इक्वल टू A2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, 117 माइनस 121। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना कि कोई भी AP नेगेटिव कब आ सकता है, कोई भी टर्म AP का नेगेटिव कब आ सकता है, उसमें D अगर नेगेटिव होगा, क्या होगा, ध्यान देना क्या है, D अगर नेगेटिव होगा तभी जा करके वो नेगेटिव में आंसर उसका आ सकता है, ठीक है। D अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आएगा, D नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव में नहीं होगा, या फिर सारे टर्म नेगेटिव में हो, वहाँ पे लास्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है, डी आपको नेगेटिव मिलने वाला है। अगर डी नेगेटिव है तो ही हम करेंगे कैलकुलेशन आगे, अदरवाइज कैलकुलेशन करने का फ़ायदा है नहीं, वो कभी माइनस में नहीं आने वाला है, सही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, -4। डी इज़ -4, डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, -4 आ गया, दिख रहा है सबको, क्लियर है। चलिए डी का वैल्यू -4 आ गया, टी एन आप जीरो मान लेते हो, है ना। ए इज इक्वल टू क्या है, ए तो लिख दिया ऑलरेडी, टी भी लिख दिया, टी एन भी लिख दिया, तो टी एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, जरा बताना हमको, याद है सबको ना। चलिए देखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन मैंने क्या मान लिया, लेट करते हैं इसको ना, इमेजिन करते हैं हम लोग, मान लेते हैं जीरो, इट इज़ जीरो, है ना, दैट इज जीरो। ए का वैल्यू क्या है, 121 प्लस एन, एन इज़ नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड एन। और डी का वैल्यू कितना दिया भाई, तो डी का वैल्यू आ गया -4, सही है। अब इसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, -121 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4, सही है। अब क्या होगा, ये d इधर आ जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान, सॉरी ये -4 इधर आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि n यहाँ पे फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन n का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। n फ्रैक्शन में चल सकता है क्योंकि हम उसके आगे वाला टर्म कंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं लेगा। तो ये हो गया -21, -121 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, डिवीजन सबको आता है ना। चलिए 30 पॉइंट कितना आने वाला है, देखो 30 पॉइंट क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 30.25 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिख रहा है आपको, 30.25 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। देखो मैंने बताया था आपको कि जो n का जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आ गया, है ना, क्योंकि मैंने इसको जीरो माना ना, टी को मैंने जीरो माना, जीरो मान लिया कि टी जीरो है, लेकिन इसका जीरो कोई टर्म होगा नहीं, इसीलिए नहीं फ्रैक्शन में आ गया। अगर एपी में जीरो इसका टर्म होता तो फ्रैक्शन में नहीं आता, डेसिमल में नहीं आता, लेकिन जीरो हो सकता है, इसका कोई टर्म नहीं हो, तो डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपका ही आ गया। अब इसको क्या करो, देखो इधर लेकर क्या हो, तो 30.25 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31.25। अब देखो क्या है कि जब n का वैल्यू 31.25 हो रहा है तो tn का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। तो अगर tn का वैल्यू 31.25 है, अगर उसको हम एक बढ़ा दें, यानी कि इंटीजर में एक बढ़ा दें, यानी कि 31.25 है, तो उसको कितना कर देंगे हम, 32 कर देंगे, तो आपका आंसर फर्स्ट नेगेटिव नंबर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हियर, यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो जरा 31.25 टर्म, 25 टर्म इज जीरो, है ना, ये जो टर्म होगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म
फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म n शुड बी इज इक्वल टू 32, जस्ट एक आगे, है ना, यानी कि 31.25 है फ्रैक्शन में, इंटीजर डेसिमल में है, तो उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा, 31 के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म नया टर्म आएगा 32, कितना आएगा, 31 के जस्ट आगे बढ़ेंगे, 31.25 है, 31 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कौन सा टर्म आएगा, इंटीजर में आना चाहिए, वो कौन सा टर्म आएगा, 32 टर्म आ जाएगा, यानी कि 32 टर्म जो होगा उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना हो जाएगा उसका, 32 जो आएगा वो कौन सा टर्म आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। अगर आपको मन है कि हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें चेक भी आप कर सकते हैं, है ना, चेक आप आसानी से कर सकते हैं। एन का वैल्यू 32 रख दो, टी एन फाइंड कर लो आप, है ना, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन इज इक्वल टू नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आना चाहिए, नहीं कि आंसर इसका माइनस में आना चाहिए, सही है। ए का वैल्यू कितना भाई देखो जरा, 121 प्लस एन का वैल्यू कितना मैंने चेक रखा, 32 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना, -3 या -4, देखिए जरा, -4, तो -4 रख देंगे। टी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 121, ये कितना हो जाएगा, 32 से अगर 1 जाएगा तो 31 इंटू -4, तो इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर ले, चलिए इसको करते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 121 माइनस 4 3 जा 12, यानी कि टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, देखिए, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो उसका होगा वो -3। अगर कोई बोलता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना होगा तो आप आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, चेक भी हो गया आपका और आंसर भी फाइंड होगा कि -3 होने वाला है। तो इस तरह से करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे एपी के वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, बस उसको क्या करना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्या क्या रहा है, दिया क्या है, डेटा क्या दिया और क्या फाइंड करना है, इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। जब आप क्लास 11th में मैथ लोगे, ठीक है, क्लास 11th में जब मैथ्स लोगे, मैथ्स का बायोलॉजी होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है साइंस, तो जो मैथ्स लोगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। या फिर जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैलकुलेशंस आप फिजिक्स का नहीं कर सकते, केमिस्ट्री का नहीं कर सकते, बहुत जगह पे इस तरह के कैलकुलेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिकल स्टूडेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो या बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, उसके लिए एपी बहुत ही जरूरी होता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इरेज कर दे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के, चलिए, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32, 9th टर्म एपी का क्या दिया हुआ है, -32 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म इज -94। बोलता है कि 13 और 11 टर्म का जो सम है वो 94 है, -94 है, ध्यान देना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपके बुक में क्वेश्चन यहीं तक दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस तक है, ठीक है। हमने उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया कि फर्स्ट टर्म एंड 20 टर्म द एपी, एपी का कौन सा टर्म फाइंड करना आपको, 20 टर्म भी फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन एक मिल गया तो उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा करके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डील जब करेंगे क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कहता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करेंगे तो उसमें आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर रिटन प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लासरूम में मैथमेटिक्स सॉल्व कर देते हैं, क्लासरूम में बनाना अलग चीज़ है और एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पेपर में बनाना, ठीक है, पेपर में बनाना अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चे जानते हुए भी वहाँ पे इरिटेशन में, हेजिटेशन में नहीं बना पाते, ठीक है, हेजिटेट कर जाते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या होगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा बच्चों को एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप डेली, कुछ नहीं तो डेली कम से कम 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। मैथ्स का डेली आप एक रूटीन बनाएंगे कि डेली 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है आपका, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मान लो अभी जून चल रहा है या जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास कितने टोटल बचते हैं, 8 या 9 महीने बचते हैं मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए, 8 या 9 महीने बचते हैं। तो 8 या 9 महीने जब मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपके पास बच जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर डेली आप 5-5 क्वेश्चन करते हो, डेली ओनली 5 क्वेश्चन,
ठीक है, ये बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का। अगर 5 क्वेश्चन आप डेली करते हो तो 5 क्वेश्चन जब डेली करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अच्छे से, आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो 5 एक दिन में 8 महीने हुए, तो मान लो 30 का भी महीना होता है तो 8 इंटू 30 कितने हो जाएंगे, 240 डेज। बात समझ में आ रहा है। डेली 5 क्वेश्चन करना, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इन अ डे, ठीक है, कम से कम 5 क्वेश्चन डेली करना मैथमेटिक्स का रिवीजन में, पीछे का, आगे का पढ़ के छोड़ करके पीछे का 5 क्वेश्चन डेली करने, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो क्या कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जिनको जिस तरह से पढ़ने का शौक है। अगर नहीं भी पढ़ने का मन है आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं मैथ से भागते हैं, मैथमेटिक्स से भागते हैं, ऐसे भागना नहीं चाहिए, बिना मैथ्स का ज़िंदगी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लोग मैथमेटिक्स से अगर भागते हैं तो किसी भी तरह से, दवा बहुत कड़वा लगता है खाने में लेकिन खाना पड़ता है ठीक होने के लिए, तो उसी तरह से मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर आपको बहुत दम पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, फिर भी आप कैसे भी करके आधे घंटे टाइम निकालिए और 5 क्वेश्चंस को डेली लिखिए, डेली बनाइए 5 क्वेश्चन। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ 5 क्वेश्चन बोलता हूँ। तो आप 30 इंटू 8 कर लो, 8 महीने अगर अभी से बचे हुए तो 240 हो गए। 240 इंटू 5 क्वेश्चन डेली कर रहे हो तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करो, 0 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, लगभग कितने आ जाएंगे, सही कैलकुलेशन सही है, 0 5 4 जा 5 जा 10 टू 12, यानी कि आपके पास कलेक्शंस कितने क्वेश्चंस के आ जाएंगे, टोटल 1200 क्वेश्चंस के कलेक्शन आ जाएंगे। अब सोचो 1200 क्वेश्चन में आपके टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन ओनली, है ना, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपके पास कलेक्शन कितने का है, 1200 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर 1200 क्वेश्चन को 2 बार भी करते हो, ठीक है, 600 क्वेश्चंस भी करते हो, दोबारा करते हो, चलो 600 छोड़ो, 300 क्वेश्चंस को करते हो तो 4 बार हो जाएगा। 300 भी छोड़ो ना जी, कोई बात नहीं, 150 क्वेश्चंस भी करते हो तो कितना होगा, 2 4 6, एक क्वेश्चन 6 बार आप रिवाइज करते हो। एक क्वेश्चन कितने बार रिवाइज करते हो, 6 बार रिवाइज करते हो। 150 क्वेश्चन जब आपके पास होगा तो यही 150 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और जब बोर्ड का टाइम आता है, जब नज़दीक टाइम आ जाता है, जनवरी फरवरी आ जाता है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी गेस करते हैं बच्चों के लिए कि ये सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर देंगे। तो आप अगर 150 क्वेश्चन भी करते हो, 150 क्वेश्चन का आपने कलेक्शन कर लिया पूरे बुक से, 150 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि 150 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके अब 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लो। गारंटी कहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 तो नहीं आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सब तरीका होता है, ट्रिक होता है मैथमेटिक्स बनाने का। जो बच्चा पढ़ना नहीं भी चाहता है वो क्वेश्चन को टारगेट करेगा, हाँ ये क्वेश्चन को हमको करना है, और उस क्वेश्चन को 4-5 बार कर लेगा, पक्का गारंटी है कि वो क्वेश्चन उसको अच्छे से याद हो जाएगा, और प्लस में वो कहीं भी उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसको सॉल्व कर लेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये मेथड हम बता रहे थे कि प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस या हाउ टू बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, कैसे मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाए, ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक उसके लिए जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, बेकार है उसके लिए, ठीक है। जो पढ़ना नहीं चाहता उसके लिए सब टेक्निक काम नहीं करेगा, उसके लिए काम करेगा जो पढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, सही है। चलिए, तो आज से फॉलो करना शुरू कीजिए आप लोग, 5 क्वेश्चन डेली बनाएंगे, ठीक है। और किसी आदमी को आप चेक करवा लेंगे, घर में पापा मम्मी कोई भी होंगे उनको दे देंगे, चेक कर लेंगे 5 क्वेश्चन मेरा बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। या आप खुद से सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही बनाया गलत बनाया, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, सही है, करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हो भाई कि 9 टर्म एपी का दिया हो -32 एंड द सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म इज -94, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड 20th टर्म निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, तो सॉल्यूशन शुरू करें। तो इसमें आपका दिया नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सही है, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, सही है। फाइंड कर सकते हैं T9 इज गिवन -32 एंड T11 प्लस T13 इज गिवन -94, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब T9 पहले फाइंड करते हैं। तो T9 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, फार्मूला Tn इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, जरा देखो तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी।
तो T9 आपको फाइंड करना है। T9 n की जगह पे 9 रखोगे, a का वैल्यू 13 आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 इंटू d का जो वैल्यू है वो d रह जाएगा, है ना। n की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, 9 लिखने वाले हो। तो T9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8d एंड T9 इज गिवन, कितना दिया हो भाई, -32, है ना। तो -32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब दूसरा दिया हुआ है कि T11 एंड T13, तो 11th टर्म कैसे निकलेगा। अगर आपको T11 फाइंड करना है तो शॉर्टकट में कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो जरा। T11, तो T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, शॉर्टकट में a लिख दो और 11 टर्म है तो उससे एक कम करके लिख दो, हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। एंड आपको फाइंड करना है T13, तो T13 में क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 12d, 13 है ना, 13 टर्म फाइंड करना तो उससे एक टर्म कम करके d से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, T11 प्लस T13 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, T11 प्लस T13 इज गिवन, कितना भाई, तो -94। इसको ऐड करो, देखो T11 की जगह पे क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, और T13 की जगह पे a प्लस 12d इज इक्वल टू -94। ऐड करो तो 2a प्लस 94। अब चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d माइनस 94, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू -94/2 आ जाएगा, है ना। तो क्या आने वाला है, यहाँ पे और लिख लीजिएगा, 2 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, यानी a प्लस 11d इज इक्वल टू -47 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू -32, इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 1, है ना, चेंज कर दी थोड़ा सा, क्या ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, देखो 1 एंड 4 से चलेंगे, तो इस तरफ सॉल्यूशन कर लें इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 में चलेंगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस 11d इज इक्वल टू -47 और दूसरा है a प्लस 8d इज इक्वल टू -32। अब इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, क्या आएगा, 11d से 8d जाएगा तो क्या बचेगा, 11d से 8d गया तो कितना बचेगा, 3d इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो -15, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, -15/3, कट करो -5, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। आपको a फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसके लिए तो इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन या सॉल्यूशन से इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से लिखो। हम इस तरफ के सॉल्यूशन को इरेज करने वाले हैं, जल्दी लिखिए। इधर का सॉल्यूशन हम इरेज करेंगे, ठीक है, इधर का सॉल्यूशन जल्दी से लिख लो, इरेज कर देते हैं, चलिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चल दो, अब क्या हो जाएगा, देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 चलोगे तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 8d इज इक्वल टू -32, a प्लस 8d का वैल्यू कितना दिया हुआ, -5 इज इक्वल टू -32, तो a माइनस 8 5 जा 40 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -32, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 और -40 उधर जाए क्या हो जाएगा, +40, यानी a इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू कितना आ गया 8, d का वैल्यू कितना आ गया -5। यू हैव टू फाइंड T20, आपको 20 टर्म फाइंड करना है, तो T20 इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, a प्लस 19d, ध्यान देना 20 टर्म फाइंड करना है तो a प्लस क्या कर सकते हैं, 19d कर सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है भाई, 8 प्लस 19 और d का वैल्यू कितना देखो जरा, -5 पता है, तो 8 और माइनस प्लस माइनस 9 5 जा सॉरी 19 5 जा 95, इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 95 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 87 माइनस में, यानी कि T20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। ये आपका हो गया
आंसर। अब चाहें तो यहाँ पे अलग अलग बाइफरकेट करके भी लिख सकते हैं भाई। तो क्या हो गया, ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू -5 और T20 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, -87। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर मिल जाते हैं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी एंड इंटरेस्टिंग। इरेज कर दे इसको। एक क्वेश्चन और हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन, और आप 25-30 तक क्वेश्चन आसानी से आधे सवाल का सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। इरेज करिए इसको। ओके, सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक वीडियो और हम बनाएंगे इसी पे, एपी का एंड टर्म पे, और उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग उसमें डील करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन ये कम मार्क्स के 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया आपका भाई, द 19 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 टर्म। बोलता है कि 19 टर्म जो एपी का है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ द 6th टर्म। इफ द 9th टर्म इज 19 फाइंड एपी। बोलता है कि 9th टर्म कितना है, 19 है। अगर 9th टर्म उसका क्या है, 19 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। देखते हैं, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म मान लिया ए, कॉमन डिफरेंसेस का क्या मान लेते हैं, डी। तब बताओ 19 टर्म आपको फाइंड करना है, तो T19 शॉर्टकट तरीका मैंने बताया कि एक कम कर दो, a प्लस एक कम, 19 में से एक कम कर दो, 18D हो गया। 6 टर्म आपको फाइंड करना है, T6 इज इक्वल टू a प्लस 5D। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 19 टर्म और 6 टर्म में रिलेशन है। तो क्या है भाई कि T19 जो है वो 6 टर्म से 3 गुना है। 6 टर्म से कितना गुना है, 3 गुना है। तो T90 कितना है, देखो जरा, a प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 5D। ये दिया हुआ ना, कैलकुलेट करो। तो a प्लस 15D इज इक्वल टू 3a प्लस 15D। सॉरी, यहाँ 18D है, 15D है। इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आने वाला है, देखो जरा। यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो क्या करेंगे भाई, ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो आप, देखो क्या हो जाएगा, 3a, या फिर ऐसे रखो ना, 18D माइनस 15D। इधर लेके चले आए, इधर आपका 3a है और माइनस a है। तो क्या बचेगा भाई, 3D इज इक्वल टू 2a। 3D इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड एपी फाइंड करना है ना, और 3D/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। अब 9 टर्म इज गिवन 19। अगर 9 टर्म इसका 19 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, T9 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, T9 इज इक्वल टू होने वाला है a प्लस 8D, a प्लस 8D, क्योंकि 9 टर्म फाइंड करना है ना, तो एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब T9 इज गिवन 19, a का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3D/2 प्लस 8D। 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3D प्लस 8 2 सॉरी 16 ना, 16D। एलसीएम ले लिए 2 का, ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप ना, एलसीएम ले लिए 2 का, इतना हो गया। 19 इज इक्वल टू 19D/2। अब यहाँ पे D का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 19D। अब जब D फाइंड करोगे, 2 इंटू 19/19 इज इक्वल टू D, कट गया। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। D इज 2, D का वैल्यू 2 आ गया। अब A का वैल्यू फाइंड करना, तो A का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पे रख दो। A का वैल्यू रखोगे, मान लो इक्वेशन 1 है ये, कहीं तो इक्वेशन लिया मैंने नहीं ना, कहीं लिया क्या, कहीं लिया क्या, छोड़ो ना, एक 1 ले लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं 1, तो 3D/2 इज इक्वल टू A है। तो 3D का वैल्यू 2 आया बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, A। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब आपको AP फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। तो AP आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। तो AP इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश डैश। तो A का वैल्यू कितना देखो 3,
है ना। फिर उसके बाद a प्लस डी, तो a का वैल्यू है 3 प्लस d का वैल्यू कितना है 2, दूसरा होगा 3, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू भी तो 2 ही है ना शायद, हाँ डी का वैल्यू भी 2 हो गया। अब क्या होगा 3, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 3, यहाँ पे इंटू है ना 3 और प्लस 2 2 जा 4, यानी कि 3, 5 एंड 7। और चाहें तो आगे लिख सकते हैं, 2 का डिफरेंस आ रहा समय 9, फिर 2 का डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा 11। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिखना चाहते हैं। इट इज़ हो गया, इट इज़ एपी, इट इज़ योर एपी। तो आप ऐसे करके इसको फाइंड कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह, बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।